औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर CSS एस्पायरेंट्स। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और अपने CSS की तैयारी कर रहे होंगे। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं पॉलिटिकल साइंस का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक एंड और कंसेप्ट, जिसका नाम है फाशिज़म। अगर आप पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज़ को समझना चाहते हैं, जैसे सोशलिज़म, लिबरलिज़म और फाशिज़म, तो फाशिज़म को समझना बहुत ज़रूरी है। आज के लेक्चर में हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे जो हमारा आज का एजेंडा है। एजेंडा ऑफ द लेक्चर जो हमारा है वो है, सबसे पहले है व्हाट इज़ फाशिज़म। उसके बाद नंबर 2 दूसरा पॉइंट है वो है ओरिजिन ऑफ द फाशिज़म। ये MCQ आ सकता है कि फाशिज़म का ओरिजिन कहाँ हुआ। नंबर तीसरा है काजेज ऑफ द फाशिज़म। और नंबर चौथा, जैसे अभी लास्ट टाइम पास पेपर में पूछा गया था, प्रिंसिपल्स ऑफ द फाशिस्ट, बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ द फाशिज़म क्या हैं, तो वो और लास्ट पे हम करेंगे क्रिटिकल एनालिसिस करेंगे। क्रिटिकल एनालिसिस क्योंकि इसमें बताएंगे कि इसके फ़ायदे क्या हैं, इसके नुकसान, क्योंकि बाद का तो पेपर में पूछ लेता है कि फाशिज़म के बारे में क्रिटिकल एनालिसिस करें। ठीक हो गया। तो आज का हमारा जो लेक्चर है वो इन 5 पॉइंट से गिर्द घूमेगा। अगर आप हमारे चैनल लर्नर्स ग्रुप पर अगर न्यू हैं तो हमारे चैनल लर्नर ग्रुप को सब्सक्राइब कर लें और हमारी वीडियो को लाइक करें। अगर आपको किसी बात की समझ ना आई तो कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको किस पॉइंट की समझ नहीं आई। तो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं फाशिज़म का कंसेप्ट क्या है। पहले हम इसका कंसेप्ट समझेंगे, उसके बाद इसकी फ़ौरन आथर डेफिनेशन करेंगे, ताकि हमारे पास दोनों हो। सिंपल कंसेप्ट से मतलब होता है कि आपको समझ आ जाए कि होता क्या है। तो ये सबसे पहले जो फाशिज़म होता है वो होता है अल्ट्रा नेशनलिस्ट आइडियोलॉजी है। फाशिज़म एक अल्ट्रा नेशनलिस्ट आइडियोलॉजी है। उसके बाद थ्रू विच फासिस्ट पार्टी गवर्नस द स्टेट, ये स्टेट गवर्न करती है यूजिंग अथॉरिटेरिज्म। में क्या होता है, अल्टरनेशनल पार्टी होती है, उसके बाद इसमें अथॉरिटेरिज्म होता है। अब इसी से 2 सभी में पूछा गया था अथॉरिटेरिज्म और टोटलिटरिज्म में क्या फ़र्क होता है, वो भी इंशाल्लाह हम जब पास्ट पेपर सीरीज़ करेंगे तो इसमें इंशाल्लाह हम आपको बताएंगे। इसमें क्या होता है, इसमें अल्ट्रा नेशनल आइडियोलॉजी होती है और अथॉरिटेरिज्म होता है और फासिस्ट पार्टी होती है जो स्टेट को गवर्न करती है। तो इसको आप कह सकते हैं एक्सट्रीम नेशनलिज्म कह सकते हैं। और अथॉरिटेरिज्म होता मतलब होता है सेंट्रलाइज अथॉरिटी होती है, सेंट्रलाइज अथॉरिटी। तो इसकी वो कहते हैं, इसमें पायोनियर, इसको याद करने वाला जो था, इसका फाउंडर है वो है, इसके फाउंडर का नाम है बेनिटो मसोलिनी। इसका जो फाउंडर है, इसको हम कह सकते हैं, इसको पायोनियर भी कह सकते हैं। अगर MCQs में आ जाए कि पायोनियर ऑफ द कौन है या फाउंडर कौन है फाशिज़म का, तो आपने बताना है कि इसका जो फाउंडर है और पायोनियर वो है बेनिटो मुसोलिनी है।
तो आपको तो वो ये किसकी थ्योरी को ये फॉलो करता है? बोनेटो और मुसोलिनी ने थ्योरी फॉलो की थी। वो कहता है कि किसकी थ्योरी की वो है रिप्रेजेंटेशन है। तो आपने बताना है कि ये जो फिलासफर किंग की थ्योरी थी प्लेटो की, प्लेटो का जो फिलासफर किंग की थ्योरी थी, फिलासफर किंग, उसको फॉलो करता है कि ही इज़ द किंग और ये अथॉरिटी है जो चाहे मर्जी कानून, इसके पास सारी पावर्स हैं। और उसके बाद इसने अपनी वो जो छोटे फिलासफर हैं उनको अपने पास यानी वो उसने कैबिनेट बनाई हुई है। और वो कहता है जो ही इज़ द अबव द कॉन्स्टिट्यूशन है और जो फैसला करता है वही ठीक करता है। अथॉरिटरिज्म है, ये फिलासफर किंग की आइडियोलॉजी को इसकी रिप्रेजेंटेशन है। ठीक हो गया फासिज्म की। ये तो होगी आपकी डेफिनेशन, सिंपल डेफिनेशन, आप जो अपनी जिस तरह आपको समझ आई है आपने एक्सप्लेन कर देनी है। अभी हम डिस्कस कर लेते हैं, एक फॉरेन ऑथर डेफिनेशन बताते हैं। तो हम डेफिनेशन बताते हैं उसकी बोनीटो के मुताबिक। बोनीटो जो इसका था, बोनीटो मुसोलिनी ने कहा था अपने बारे में, इसकी आइडियोलॉजी के बारे में, वो हम डिस्कस कर लेते हैं। फॉरेन ऑथर डेफिनेशन भी हो जाएगी और वो क्या कहते हैं कि उसने ये क्यों इम्प्लीमेंट किया था वो भी इसकी वो कहते हैं आइडियोलॉजी समझ आ जाएगी। फासिज्म की डेफिनेशन है थ्रू द फाउंडर। फासिज्म is a system in which the state is absolute individuals and groups are relative। तो ये बोनीटो मुसोलिनी के मुताबिक फाशिज्म एक सिस्टम है इन विच स्टेट इज, स्टेट के पास की अहमियत ज़्यादा है, स्टेट के पास ज़्यादा पावर है, और जो इंडिविजुअल्स और ग्रुप्स हैं वो स्टेट के अफेयर से यानी कम हैं, उससे कम इम्पोर्टेंस रखते हैं। मतलब इसका ये है जो स्टेट है वो क्या है, एंड है, स्टेट इज़ एंड, जो ये उसकी आइडियोलॉजी को फॉलो कर रहा है प्लेटो की। स्टेट इज़ एंड एंड पब्लिक इज़ मीन्स। एंड को हासिल करने के लिए पब्लिक कोई नहीं वो इस्तेमाल कर रहा है। तो इसका ओरिजिन की बात कर लेते हैं। फाशिज्म की जो आइडियोलॉजी है वो 1922 में इटली में ईजाद हुई। इटली में यानी इसका ओरिजिन जो है वो इटली है और इसका जो फाउंडर है वो बोनीटो मुसोलिनी है। और ये जब इसके बारे में जब काज़ी डिस्कस करेंगे तो आपको मुझे डिटेल में समझ आ जाएगा। कोई जब रोम पर जब लॉन्ग मार्च किया गया तो उसके बाद जब पावर बोनीटो के पास चली गई तो इसका ओरिजिन हुआ। तो ओरिजिन हो गया इसका इटली में और इसका जो फाउंडर है वो हो गया बोनीटो मुसोलिनी, और ये रोम के शहर से शुरू हुई थी। ओरिजिन इसका क्या है? रोम का शहर। अभी हम डिस्कस कर लेते हैं काजेज ऑफ द फाशिज्म इन इटली। काजेज ऑफ फाशिज्म आइडियोलॉजी। तो इटली में फाशिज्म क्यों आया था, इसकी वजूहत क्या थी? इसका जो पहली काज है वो है द सेंस ऑफ बिट्रायल। सेंस इन धोखा दिया गया था इटली को। बिट्रायल, इसको समझने के लिए हम सबसे पहले हम जाएंगे वर्ल्ड वार 1 में। वर्ल्ड वार 1 से पहले अलाइंसेस थी, ट्रिपल अलाइंस था, 2 अलाइंसेस थे दुनिया में।
ट्रिपल अलाइंसेस और ट्रिपल, इससे आपको तो वर्ल्ड वार की थ्योरी भी समझ आएगी क्या था। एंटीन इन 2 अलाइंसेस थे, ठीक है। तो ट्रिपल अलाइंसेस में क्या था, ऑस्ट्रिया था, प्लस हंगरी, प्लस जर्मनी, प्लस इटली। तो ट्रिपल अलायंस में कौन कौन से थे, ऑस्ट्रिया था, हंगरी थी, जर्मनी था और इटली था, जिसमें ये फाशिज्म आया था। उसके बाद जो ट्रिपल एंटेट में था, इसमें कौन कौन थे, इसमें थे आपका फ्रांस था, प्लस रशिया एंड प्लस यूके। तो ये अलायंस ये बहुत पुराना था और ये बना था 1907 में। ये अलायंस 1907 में बना था, ये उससे पहले का पुराना था। तो इन दोनों में आपस में जंग हो रहा है, अक्सर इनमें जो थी वो रेवलरी रहती थी, यानी इनमें आपस में रेवलरी थी, यानी आपस में वेसिस थे, एक दूसरे के खिलाफ यानी लगते रहते थे। लेकिन वर्ल्ड वार जब स्टार्ट हुई, वर्ल्ड वार वन जो स्टार्ट हुई है वो 1914 में स्टार्ट हुई है, ठीक है। जब वर्ल्ड वार वन स्टार्ट हुई है, इटली वाज न्यूट्रल, इसमें इटली न्यूट्रल था। इटली वाज न्यूट्रल इन 1914, लेकिन जब उसने सीक्रेट तौर पर इटली ने ट्रिपल एंटेट को ज्वाइन कर लिया था 1916 में। उसके बाद इटली ने क्या किया, इटली ने वार अगेंस्ट डिक्लेयर कर दी 1916 में। जब उसने देखा कि डिक्लेयर कर दी वार अगेंस्ट हिज ओल्ड फ्रेंड, यानी ओल्ड अलायंस ऑस्ट्रिया, हंगरी और जर्मनी के खिलाफ उसने अपनी वो डिक्लेयर कर दी। तो एंड पे, वर्ल्ड वार के एंड पे कौन जीता, वो ट्रिपल एंटेट जीत गया, और जो ट्रिपल अलायंस थी वो हार गया, ट्रिपल एंटेट जीत गया, यानी वॉन द वार, जंग जीत गया। उसके बाद क्या हुआ, तो उसने इटली का जो मकसद था इस ट्रिपल एंटेट को ज्वाइन करने का, वो मकसद ये था जो ऑस्ट्रिया से हमने जगह जीतेंगे वो हमें देंगे, गिफ्ट करेंगे, हमारे करीब ऑस्ट्रेलिया है, हंगरी है या जर्मनी, उससे हमें जगह देंगे। लेकिन उससे इन्होंने डिस्कस ही नहीं किया। जब ट्रिपल एंटेट ने यानी फ्रांस, रशिया और यूके ने इसका डिस्कस कुछ नहीं किया, और इसको कुछ जो यानी जो जीती हुई जगह थी उसको कुछ भी नहीं दिया, नॉट गिव एनी टेरिटरी, नॉट गिव एनी टेरिटरी और कंसल्ट भी नहीं किया, कंसल्टेशंस। उसके बाद ट्रीटी ऑफ वर्साइल में भी इसके साथ कोई कंसल्टेशन नहीं ली। तो उसके बाद वो कहते हैं कि इसको सेंस ऑफ जो इटली का हो, तो वो सेंस ऑफ बेट्रेयल महसूस हुआ, एक बड़ी काज वजह बनी फाशिज्म की इटली में। नंबर 2 जो काज थी वो थी कम्युनिज़्म, थ्रेट ऑफ कम्युनिज़्म। कम्युनिज़्म आइडियोलॉजी थी जो यूएसएसआर में इस्टेब्लिश हुई। लेनिन आइडियोलॉजी को फॉलो करते हुए 1917 में यूएसएसआर में कम्युनिज़्म इस्टेब्लिश हुआ, और इसको लीड कौन कर रहा था, ये इसको लीड कर रहा था लेनिन।
जो रशिया का ज़ार कहते हैं उसको ज़ार था, यानी उसका लीडर था। तो इसका जो लेनिन का मकसद था वह था उसको स्प्रेड हिज आइडियोलॉजी टू वर्ल्ड के पूरी दुनिया पे फैलाना चाहता था। ठीक है, तो इसलिए सबसे पहले इसने ईस्ट यूरोप पर अटैक किया। कम्युनिज्म ने ईस्ट यूरोप पे अटैक किया। ईस्ट यूरोप वाज अटैक्ड बाय कम्युनिज्म। तो इटली वाज थ्रेटन, इस वजह से इटली को भी अब इस थ्रेट महसूस हुआ। गेट थ्रेट फ्रॉम कम्युनिज्म। तो मुसोलिनी ज्वाइन द सोशलिस्ट पार्टी। मुसोलिनी ने क्या किया? मुसोलिनी ज्वाइंड सोशलिस्ट पार्टी टू डिफेंड इट फॉर गेनिंग पावर एंड डिफेंड द कम्युनिज्म। लेकिन बाद में उसको रियलाइज़ हुआ कि नेशनल आइडियोलॉजी है वो कम्युनिज्म के ख़िलाफ़ नाकाबिले इस्तेमाल, यानी उसको कम्पीट नहीं कर सकती। इसलिए इसने सोशलिस्ट पार्टी को छोड़ दिया और उसने रियलाइज़ कि इम्पोर्टेंट थ्रेट वाज कम्युनिज्म, तो उसने फाशिज़म को प्रमोट करना शुरू कर दिया, नेशनलाइजेशन को प्रमोट किया। प्लस फाशिज़म की आइडियोलॉजी को उसने प्रमोट करना शुरू कर दिया मुसोलिनी ने। तो वो कहता था कि नेशनलाइज टू कन्क्वेयर, कम्युनिज्म को जीतना चाहता था, और वो कहता था कि कन्फ्रंट अगेंस्ट सोशलिज्म, तो प्रोटेक्ट इटली। इटली फ्रॉम द कम्युनिज्म। ये थी दूसरी वजह। तीसरी जो वजूहात थी वो थी करप्ट गवर्नमेंट इन इटली। करप्ट गवर्नमेंट इटली। कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की थी इटली में, पार्लियामेंट भी था, लेकिन वर्ल्ड वार 1 के बाद वो क्या था कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा थे, लेकिन उनके जो अखराजात में उसमें कोई कमी नहीं आ रही थी, जिसकी वजह से वो लोगों में नफरत थी उनके खिलाफ। तो वर्ल्ड वार 1 के बाद क्या हुआ, इकोनॉमिक वजह क्या हुआ कि पहले तो आया उसको क्या कहते हैं, सेवर इकोनॉमिक प्रॉब्लम फेस करने पड़ गए। उसमें क्या थी, पावर्टी यानी गुर्बत थी, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गई, उसके बाद इकोनॉमिक डिग्रेडेशन हो शुरू हो गई, जिसकी वजह से लोगों के दरमियान वो कहते हैं नफरत शुरू हो गई। तो 1924 में फर्स्ट ग्रुप स्टार्टेड ग्रोइंग पावर, 2 रीजन्स, चैलेंज द कम्युनिज्म एंड दूसरा जो उसको था जो इसको जो फोर्स करना, जो करप्ट गवर्नमेंट थी इसको पावर से एंगेज करना। तो ये रिजल्ट निकला। उसके बाद कम्युनिज्म को चैलेंज करना स्टार्ट बाद हैप्पी विद देम, और जो स्टेट थी क्योंकि वो पहले मरी हुई थी, तो जो लोग थे वो पहले गुर्बत से मरे हुए थे, उन्होंने इसलिए इनको सपोर्ट किया, चलो कुछ ना कुछ हमें देंगे, कुछ ना कुछ चेंज आएगा, कुछ ना कुछ हमारी बेहतरी होगी, लाइफ ऑफ चेंज बेहतर होगा, इसलिए उन्होंने इसको सपोर्ट किया। एट द एंड 1926 से लेकर, ये भी नोट कर लें कि मुसोलिनी कब से कब तक हुकूमत की, 1926 से लेकर 1944 तक जो मुसोलिनी थे वो पावर में रहे, और मुसोलिनी पावर में रहे, उन्होंने गवर्निंग किया इटली को फाशिज़म के थ्रू। ये हो गई थी 3 बेसिक काजेज़ ऑफ द फाशिज़म इन इटली। अभी हम डिस्कस कर लेते हैं इसके प्रिंसिपल्स, जो लास्ट टाइम पास्ट क्वेश्चन में पूछे गए थे। प्रिंसिपल्स
ओके, इसका लेक्चर हम दूसरा प्रिंसिपल्स के बाद में लेक्चर में करेंगे इंशाल्लाह।